तो नेक्स्ट है गॉस मार्कोव थ्योरम। ये लास्ट टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे, गॉस मार्कोव थ्योरम। तो थ्योरम है तो थ्योरम स्टेटमेंट होगा इसका। ठीक है। जनरली ये बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। आप बुक्स अगर रिकमेंड मैं बुक्स आपको रिकमेंड करूँ तो हर बुक में आपको अलग अलग थ्योरम ये मिलेगी। ठीक है। तो सिंपली अगर हम कहें तो हमने देखा था, नॉर्मल इक्वेशन हमने डेवलप की थी। ठीक है, बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ एस्टिमेशन। ठीक है, तो वहाँ से हम देख रहे थे भाई बीटा वन बीटा टू अप टू बीटा पी के हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स निकाल रहे थे। तो गॉस मार्कोव थ्योरम कहती है भाई ओ एल एस ई, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ऑफ बीटा वेक्टर और lambda dash beta vector. Lambda dash beta vector is the linear parametric function of parameters. Lambda dash beta vector क्या है यहाँ पर? पैरामेट्रिक फंक्शन है, लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन। तो द OLSE of beta vector और lambda dash beta vector are loose are loose। ठीक है, सिंपल ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स ऑफ बीटा वेक्टर और lambda dash बीटा वेक्टर आर बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। ठीक है। अगर आपने क्या किया है, नॉर्मल इक्वेशन की हेल्प से एस्टिमेटर्स डेवलप किए हैं, तो वो एस्टिमेटर्स अपने आप में क्या होंगे? बेस्ट होंगे। बेस्ट इन द सेंस देयर वेरिएंस विल बी मिनिमम। ठीक है। तो ये नॉर्मल इक्वेशन थी हमारे पास, ए डैश ए बीटा वेक्टर इक्वल टू ए डैश वाई वेक्टर। तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ से बीटा वेक्टर का एस्टिमेटर हमें मिल रहा था ए डैश ए इनवर्स इंटू ए डैश वाई वेक्टर। तो ये जो एस्टिमेटर यहाँ से हम निकालेंगे बीटा वन बीटा टू अप टू बीटा पी के, ये ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स होंगे और ये अनबायस्ड भी होंगे और साथ में इनका वेरिएंस क्या होगा? मिनिमम होगा। तो दिस इज गॉस मार्कोव थ्योरम। समझ में आ गया क्या है गॉस मार्कोव थ्योरम सबको? यस सर। अब जो इसका थ्योरम स्टेटमेंट है, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे सिंपल टर्म्स में हम डिफाइन करेंगे। तो मैं ये नोट कर रहा हूँ, आप चाहो तो नोट कर सकते हैं। ये थ्योरम थ्योरम स्टेटमेंट की फॉर्म में है। लेट सी डैश वेक्टर बीटा वेक्टर बी अ लीनियर फंक्शन ऑफ लीनियर फंक्शन ऑफ बीटा वेक्टर वेयर सी वेक्टर। अच्छा, हम यहाँ पे लैम्डा वेक्टर लेके चल रहे थे। ठीक है, तो ये लैम्डा डैश बीटा वेक्टर की फॉर्म में ही हम ले लेंगे। ये हम लेके चले थे ना, लैम्डा डैश बीटा वेक्टर इज ए लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन। ओके। यस सर। तो ये हम डिफाइन कर रहे हैं, लेट लैम्डा डैश बीटा वेक्टर बी ए लीनियर फंक्शन ऑफ बीटा वेक्टर वेयर लैम्डा वेक्टर इज ए गिवन नॉन जीरो कांस्टेंट वेक्टर if expected value of e vector equal to 0 and variance of e vector equal to
सिग्मा स्क्वायर आई, ठीक है, वेयर ई वेक्टर इज द एक्सपेरिमेंटल error vector, then lambda dash vector beta vector cap, then lambda dash beta vector cap, that is the estimator of linear parametric function, will be given by lambda dash vector a dash a inverse a dash y vector is the best linear unbiased estimator of lambda dash beta vector. ओके, तो ये स्टेटमेंट है, थ्योरम स्टेटमेंट ऑफ गॉस मार्कोव थ्योरम, ठीक है। तो सिंपली जब हम लैम्डा डैश बीटा वेक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो ये ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर में जो नॉर्मल इक्वेशन हमने डेवलप की थी मेथड में, लीस्ट स्क्वायर मेथड में, उसी फॉर्म में ये आएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो सिंपल स्टेटमेंट में ये कह रहे हो ओ एल एस सी ऑफ बीटा वेक्टर और लैम्डा डैश बीटा वेक्टर आर ब्लूज, और थ्योरम स्टेटमेंट में इस तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हो। तो जो यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई वेक्टर शुड बी इक्वल टू जीरो एंड वेरिएंस ऑफ ई वेक्टर शुड बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर आई। तो यहाँ से ये एक कंडीशन यहाँ पे अंडरस्टूड है, ये कंडीशन है भाई ई आई एंड ई जे, दैट मीन्स कोवेरिएंस बिटवीन ई आई एंड ई जे इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि डिस्पर्जन मैट्रिक्स यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो सिर्फ डायगोनल टर्म्स में सिग्मा स्क्वायर है, यानी हर एलिमेंट का वेरिएंस कॉमन है, सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है। और जो कोवेरिएंस टर्म्स होंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऑफ डायगोनल टर्म्स जीरो होती हैं। तो इस केस में जो कोवेरिएंस होगा किन्हीं दो कंपोनेंट्स के बीच में, किन्हीं दो एरर कंपोनेंट के बीच में, दैट विल बी जीरो, दैट मीन्स ई आई एंड ई जे आर लिनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे अंडरस्टूड है। तो अब हमें क्या करना है, कोई भी लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन हमें गिवन है, तो उस केस में उसका एस्टिमेटर हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पीछे जब हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर में देख रहे थे भाई लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन का एस्टिमेटर क्या होगा, तो वहां पर हम इस तरह से सी डैश वेक्टर और ये सी डैश वेक्टर इस तरह से मल्टीप्लाई करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। तो अब हमें इस तरह से नहीं करना है, हमें सिंपली गॉस मार्कोव थ्योरम देखना है भाई, लीनियर मॉडल हमारा गॉस मार्कोव मॉडल है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, लैम्डा डैश बीटा वेक्टर का एस्टिमेटर इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। हमें सिर्फ ये मैट्रिक्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी होगी। क्लियर? यस सर। तो इस पे एक क्वेश्चन हम देखते हैं, और ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हुए हैं। तो पहले तो एक क्वेश्चन ये आपको गिवन है, हम ये नोट कर लिया होगा आपने। हाँ सर। तो ये क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई वन इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टू इक्वल टू बीटा वन माइनस बीटा टू, एंड expected value of y3 equal to beta 1 plus 2 beta 2, find blue, find blue best linear unbiased estimator of 2 beta 1 plus beta 2, ठीक है।
ये एक लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन हमें गिवन है। अब क्वेश्चन में आपसे ये भी कहा जा सकता है कि फाइंड ब्लू ऑफ बीटा वन। तो उस केस में सिंपली ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, बीटा वेक्टर ये है, तो ये मैट्रिक्स हम निकाल लेंगे। ये जो हम पहले कर रहे थे, जैसे बीटा वन कैप हमने निकाला था या बीटा टू कैप निकाला था डायरेक्टली, तो वही क्या होगा, जब ये गॉस मार्कोव थ्योरम कहती है भाई अगर नॉर्मल इक्वेशन की हेल्प से हम एस्टिमेटर फाइंड कर रहे हैं, तो वह एस्टिमेटर्स क्या होंगे, अपने आप में बेस्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन का एस्टिमेटर फाइंड करना है। तो ये आप ए मैट्रिक्स यहाँ पे पहले डिफाइन कर लोगे। ए मैट्रिक्स कितना हो जाएगा यहाँ पर? सर 1 1 1 - 1 वन वन 1 - 1 1 2। वन एंड टू। ठीक है, देन ए डैश आप देख लोगे क्या है। ए डैश इज वन, वन एंड वन, वन माइनस वन एंड टू। ठीक है, देन ए डैश ए आप कैलकुलेट करोगे, तो ये ए डैश ए कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। ए डैश ए कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? फर्स्ट एलिमेंट थ्री आ जाएगा, देन सेकेंड एलिमेंट टू, सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट टू एंड सेकेंड एलिमेंट विल बी सिक्स। यही आएगा। यस सर। देन इसका इन्वर्स निकालोगे, तो टू बाई टू मैट्रिक्स का इन्वर्स, इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, सिक्स थ्री जा एट्टीन एंड टू टू जा फोर, तो एट्टीन माइनस फोर फोर्टीन, तो डिटर्मिनेंट इसका फोर्टीन आ गया। ये डायगोनल टर्म्स को इंटरचेंज कर देंगे, डायगोनल टर्म्स इंटरचेंज करेंगे तो ये सिक्स अपॉन फोर्टीन और ये थ्री अपॉन फोर्टीन। ऑफ डायगोनल टर्म्स हमारी सेम है, तो इन्हें इंटरचेंज करेंगे, नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे, तो ये टू बाई फोर्टीन माइनस टू बाई फोर्टीन एंड माइनस टू बाई फोर्टीन। दिस इज द इनवर्स ऑफ ए डैश ए। ये आएगा। यस सर। अब ये हमें गिवन है, हमें किसका एस्टिमेटर निकालना है? टू बीटा वन प्लस बीटा टू का एस्टिमेटर निकालना है। इसे हम लेमडा डैश बीटा वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ से लेमडा डैश वेक्टर ये होगा टू वन, यही होगा। क्यों? हाँ सर। ठीक है, तो बीटा वेक्टर, अब ये तो क्लियर है भाई, बीटा वेक्टर में हमारे दो कंपोनेंट हैं, बीटा वन एंड बीटा टू। जब बीटा वेक्टर लेमडा डैश वेक्टर के साथ ऑपरेट होगा तो यही रिजल्ट हमें मिलेगा। तो हमने ये लेमडा डैश वेक्टर आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यूजिंग गॉस मार्कोव थ्योरम, द एस्टिमेटर ऑफ टू बीटा वन प्लस बीटा टू विल बी, कितना हो जाएगा? टू बीटा वन प्लस बीटा टू कैप इज इक्वल टू लैम्डा डैश ए डैश ए इनवर्स ए डैश वाई वेक्टर, यही होगा। हाँ सर। ये रिजल्ट है हमारे पास। ठीक है, तो अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेते हैं। लैम्डा डैश का वैल्यू है टू वन, ए डैश ए इनवर्स हमने कैलकुलेट किया है, ये है सिक्स बाई फोर्टीन माइनस टू बाई फोर्टीन माइनस टू बाई फोर्टीन एंड थ्री बाई फोर्टीन इंटू ए डैश। ए डैश मैट्रिक्स है
और इंटू वाई वेक्टर। वाई वेक्टर इज y1, y2, y3। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिए, कितना आएगा। ये मैट्रिक्स है हमारी 1 क्रॉस 2 की, ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, और ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की। ठीक है। तो जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी, फाइनल मैट्रिक्स 1 क्रॉस 3 की आएगी। आएगा। हाँ सर। तो बताइए क्या आएगा, कैलकुलेट करके बताओ। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। देन जो मैट्रिक्स आएगी उसे 2 1 इस मैट्रिक्स इस रो वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। कितना आ रहा है। सर पहले अगर हम ए डैश और वाई को मल्टीप्लाई कर दे तो। नहीं, वाई वेक्टर को ऐसे ही रहने दो, तो फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा बहुत। हाँ सर, वो नहीं निकल रहा है। पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए ना। हाँ। कितना हो जाएगा, 6/14 -2/14, ये 4/14 ये हो गया। 6 अपॉन ये हुआ ना, 6/14, 6/14 इंटू 1 प्लस -2/14 इंटू 1, तो ये 4/14 ही आ गया फर्स्ट एलिमेंट। देन 6/14 प्लस 2/14, 8/14, इस तरह से आएगा। इसे करिए। किसी ने किया सॉल्व। ये सॉल्व करो। देखो इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी। ठीक है। तो पहला एलिमेंट आ रहा है इसमें 4/14, सेकेंड आएगा 6/14 -2/14 इंटू -1, वो प्लस हो जाएगा, +2/14, दैट इज 6 + 2, 8/14। देन 6/14 -4/14, तो वो 2/14 आ जाएगा। पहली रो कंप्लीट हो गई। दूसरी रो कैलकुलेट करोगे तो ये 1/14 आएगा, -5/14 आएगा, और 4/14 आएगा। यही आ रहा है। हाँ सर। सर इसको टोटल कैलकुलेट करके आ रहा है 9/14, 11/14, 8/14। हाँ, 9/14, 11/14, 8/14। 11/14 एंड 8/14। ठीक है। यस सर। कर लोगे ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यस सर। रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है।
अगर फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो इस रो को, इस वाली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट के लिए इस रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट के लिए इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेकेंड रो में अगर फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो मल्टीप्लिकेटिव सम आएगा। ठीक है, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? यस सर। तो ये 2β1 प्लस β2 कैप, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/14 तो कॉमन आ जाएगा, अंदर रहेगा 9y1 प्लस 11y2 प्लस 8y3। तो ये आ गया एस्टिमेटर ऑफ 2β1 प्लस β2। क्लियर? यस सर। तो अब ये हमने क्या किया है, गॉस मार्कोव थ्योरम का यूज करके हमने फाइंड किया है। तो ये अपने आप में क्या होगा, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा। तो कभी क्वेश्चन में क्या होता है, इसका वेरिएंस भी पूछ लिया जाता है। तो वेरिएंस इसका निकालोगे तो वेरिएंस ऑफ, ये हम ऑलरेडी हमने कर चुके थे, वेरिएंस ऑफ लैम्डा डैश बीटा कैप इज इक्वल टू, ये आया था सिग्मा स्क्वायर इंटू लैम्डा डैश वेक्टर ए डैश ए इनवर्स इंटू लैम्डा वेक्टर। ठीक है, तो ए डैश ए इनवर्स हमारे पास है, दिस इज आवर ए डैश ए इनवर्स। इसे एक बार लैम्डा वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उसे लैम्डा डैश वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो इस लीनियर फंक्शन का वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में आ गया? सर वेरिएंस ऑफ लैम्बडा डैश बीटा वेक्टर या फिर लैम्बडा बीटा वेक्टर? हाँ, लैम्डा डैश बीटा वेक्टर कैप होगा ये। ठीक है, यही था ना रिजल्ट जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, नोट किया यस सर। होगा आपने, चेक कर लेना। हाँ सर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर फाइंड कर लेते हैं। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो सीधे आप इसी तरह से करोगे अब। ठीक, यस सर। अगर बीटा वन इंडिविजुअल पैरामीटर का एस्टिमेटर पूछा है तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे। ठीक, अगर किसी लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन का एस्टिमेटर पूछा है तो लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन में लैम्डा डैश वेक्टर पहले आइडेंटिफाई करोगे क्या है, देन इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, इस वैल्यू को सॉल्व कर लोगे। और फर्दर अगर वेरिएंस पूछा है तो फिर आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो। समझ में आ गया कैसे अब यहाँ पे करेंगे सॉल्व, कैसे बेस्ट यस लीनियर सर। अनबायस्ड एस्टिमेटर फाइंड करेंगे। यस सर। ठीक है, तो अब जो भी हमने डिस्कस किया है उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। ठीक है, ये कुछ सिंपल क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, ये आपने देखा होगा, ये हर बार के एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व होता है देखो, इसमें हमसे पूछा गया है भाई, हमें लीनियर मॉडल गिवन है और एक पैरामेट्रिक फंक्शन हमें गिवन है, दिस इज आवर पैरामेट्रिक फंक्शन। और हमसे पूछा है कि भाई ये एस्टिमेबल कब होगा, किस कंडीशन पे एस्टिमेबल होगा। ठीक है, तो एस्टिमेबिलिटी की कंडीशन हमने निकाली थी, लैम्डा डैश शुड बी इक्वल टू कॉलम स्पेस और रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी ये क्या होना चाहिए, एल डैश ए वेक्टर, सॉरी एल डैश वेक्टर इंटू ए मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी ये कंडीशन यहाँ पर होल्ड करेगी तो हम कहेंगे भाई ये पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है, एस्टिमेबल है। समझ में आ रही है बात? यस सर। अब देखो कैसे चेक करेंगे, तो हमें मॉडल गिवन है, तो मॉडल में हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो आप ए मैट्रिक्स में देखो तीन पैरामीटर गिवन है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ए मैट्रिक्स क्या बनेगी यहाँ पर। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स क्या आएगी यहाँ पर, बताइए मुझे, ए मैट्रिक्स क्या होगी?
सर 1 1 1 1 1 1 देखो 3 पैरामीटर्स हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। तो जो फर्स्ट 1 1 0 हाँ 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 हाँ फर्स्ट में बीटा 1 का कोफिशिएंट 1 है, बीटा 2 का कोफिशिएंट 1 है, बीटा 3 का कोफिशिएंट 0 है। ठीक है। सेकंड में बीटा 1 का कोफिशिएंट 1 है, बीटा 2 का कोफिशिएंट 0 है, बीटा 3 का कोफिशिएंट 1 है। इसी तरह से बीटा 1 का कोफिशिएंट 1, बीटा 2 का कोफिशिएंट 1 और बीटा 3 का कोफिशिएंट 0 है। ये समझ में आया सबको? क्यों? यस सर। ए मैट्रिक्स मैंने कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, इतना समझ में आया? हाँ सर। हाँ। तो अब देखो इसमें हम लैम्डा ये एल डैश वेक्टर ए मैट्रिक्स निकालते हैं। ठीक है, यानी रो स्पेस ऑफ ए या कॉलम स्पेस ऑफ ए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एल डैश वेक्टर में हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 पैरामीटर हैं, तो L1 L2 L3 हम ले लेते हैं। ठीक है, और इसे ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, इसे सॉल्व करो कितना आ जाएगा। सर L1 प्लस L2 प्लस L3, L1 प्लस L3 और L2। हाँ ये आएगा L1 प्लस L2 प्लस L3। ठीक है, पहला एलिमेंट ये आएगा। दूसरा एलिमेंट आएगा L1 प्लस L3 और तीसरा एलिमेंट आएगा L2। यही आएगा क्यों? 3 yes sir ये आएगा L1 ना, प्लस L3। ये आएगा ना। यही आ रहा है नहीं आ रहा है? yes sir ये आ रहा हाँ सर ये आएगा। हाँ, तो ये तो हुआ रो स्पेस ऑफ ए। और अब हमने देखना है भाई एस्टिमेबल फंक्शन है तो ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन होल्ड करेगी तो अब देखिए एल डैश वेक्टर ए हमने निकाल लिया, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 होगा, होगा ना? क्यों? हाँ अगर फंक्शन एस्टिमेबल है तो ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं भाई दिस इज इक्विवेलेंट टू लैम्डा 1, दिस इज इक्विवेलेंट टू लैम्डा 2 एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू लैम्डा 3। क्लियर? यस सर। और आप यहाँ से ये भी रिजल्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई लैम्डा 1 क्या है, लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3। लैम्डा 3। है नहीं है? हाँ सर है। तो जब भी ये कंडीशन होल्ड करेगी तो ये जो भी गिवन फंक्शन है इस तरह की फॉर्म में ये क्या होगा, एस्टिमेबल होगा। अब आप देख लो ऑप्शन में क्या करेक्ट है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, सी। समझ में आ गया? ये प्रॉब्लम समझ में आ गई सबको कैसे सॉल्व करी हमने? यस सर। तो अब देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे सॉल्व कर सकते हो। yes sir क्या करोगे सॉल्व करने के लिए? ए निकालेंगे। हाँ देखो बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेट पूछा है। ठीक है, और बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेट में
गॉस मार्कोव थ्योरम कहती है भाई ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स आर बेस्ट लीनियर एंड बेस्ट एस्टिमेटर। तो हमें क्या करना है, सिंपली नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, तो नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें ए मैट्रिक्स चाहिए। तो ए मैट्रिक्स जब मैं यहाँ पे डेवलप करूंगा तो ये ए मैट्रिक्स आएगी 1 x1 1 x2 1 x3। आएगी कि नहीं आएगी? क्यों? आई की वैल्यू 3 है, 1 2 एंड 3। y1 इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 होगा, y2 इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x2 हो जाएगा, और लास्ट y3 इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x3 हो जाएगा। होगा यही? ये ए मैट्रिक्स मैंने कैसे लिखी यहाँ पे, समझ में आया सबको? नहीं आया? क्यों बेटा, ये समझ में आया नहीं आया? आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। यस सर, समझ आ गया। हाँ, तो अब देखो इन क्वेश्चन में x1 x2 x3 की वैल्यूज गिवन है। तो जब वैल्यूज गिवन है तो ये ए मैट्रिक्स कितना हो जाएगा? ए मैट्रिक्स हो जाएगा 1 x1 की वैल्यू है -1, x2 की वैल्यू है 0 और x3 की वैल्यू है 1। तो ये ए मैट्रिक्स हो गई। यहाँ से हम ए डैश मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। ए डैश मैट्रिक्स हो जाएगी इतनी। होगी कि नहीं होगी? फिर क्या करोगे? फिर ए डैश ए निकालोगे। ठीक है, ए डैश ए निकालोगे तो ये 3 0 0 एंड 2 यही आएगा। ये तो 1 × 1 1 × 1 1 × 1 ऐड करोगे 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 × -1 1 × 0 0 1 × 1 +1 +1 -1 0, तो ये 3 0 0 2 आ रहा है ए डैश ए। देन ए डैश ए इनवर्स निकाल लोगे, है ना? ए डैश ए इनवर्स डिटर्मिनेंट 6 आ गया। एलिमेंट्स में 3 एलिमेंट्स को, डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज करोगे तो 2/6 दैट इज 1/3, ये 0 रहा, ऑफ डायगोनल टर्म 0 रहे, और ये 3/6 दैट इज 1/2। ये ए डैश ए इनवर्स आ गया। आएगा इस तरह से? हुँ? तो यहाँ से अब जो नॉर्मल इक्वेशन है बीटा वेक्टर कैप, दिस इज ए डैश ए इनवर्स ए डैश वाई वेक्टर, ये है। यहाँ पे बीटा वेक्टर ये होगा बीटा 0 एंड बीटा 1 होगा ना, और वाई वेक्टर होगा y1 y2 एंड y3। तो हमारा काम है ए डैश ए इनवर्स इंटू ए डैश कैलकुलेट करना। तो हम ए डैश ए इनवर्स ए डैश निकालेंगे, तो ये ए डैश ए इनवर्स 1/3 0 0 1/2 इंटू ए डैश इज 1 1 1 -1 0 एंड 1। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा? ये तो 1/3 एंड 1/3, और नीचे वाली रो आ जाएगी 1/2 0 एंड 1/2। आएगा इतना, यस सर। है ना? यस सर। तो बीटा कैप कितना हो सॉल्व जाएगा? करने पे ए है सॉल्व करने पे ए ऑप्शन तैयार है। हाँ, बीटा कैप ये हो जाएगा 1/3 1/3 1/3 -1/2 0 1/2 इंटू वाई वेक्टर y1 y2 y3। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये 1/3 1/3 1/3 y1 y2 y3, तो 1/3 कॉमन आ गया, y1 प्लस y2 प्लस y3 हो जाएगा, और सेकंड टर्म हो जाएगी -1/2 y1 प्लस 1/2
y3। तो इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो ये y बार, ये गिवन है आपको, y बार इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये पहला टर्म तो y बार हो गया, और सेकेंड टर्म उसने इस तरह से लिखा हुआ है y3 माइनस y1 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और ये इक्वल होगा बीटा वेक्टर के, बीटा वेक्टर इज बीटा जीरो बीटा वन। तो बीटा जीरो का एस्टिमेटर हो गया y बार, बीटा वन का एस्टिमेटर हो गया y3 माइनस y1 बाई 2। तो आप देखोगे इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है? यस सर। क्यों? फिर ये थर्ड क्वेश्चन है। अब ये भी वही है जो अभी पीछे किया था, एस्टिमेबिलिटी निकालनी है यहाँ पर। अब इसका बताओ मुझे क्या आंसर होगा। क्वेश्चन 3 का आंसर बताइए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सिंपली रो स्पेस आपको निकालना है, रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए, उसे इस केस में एल डैश वेक्टर के इक्वल कर देना है। तो आप रिलेशन देख लोगे, रिलेशन निकल के आएगा वहाँ, चेक करो। सर L1, सर ऑप्शन डी। हाँ, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसने देखो यस थोड़ा सर। सा कंफ्यूज करने के लिए क्या करा है, हम क्या करते हैं, लैम्डा डैश वेक्टर इक्वल टू एल डैश ए लेते हैं। ठीक है, उसने क्या किया है, लैम्डा डैश के ही टर्म्स में आपको पैरामेट्रिक फंक्शन दे दिया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, लैम्डा डैश इक्वल टू ए डैश ए ले सकते हो, या सी डैश ए ले सकते हो, इस तरह से इसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये जो आएगा ये C1 C2 C3 C4 के टर्म्स में आएगा, तो उसे L1 L2 L3 के टर्म्स में इक्वेट करोगे, तो ये रिलेशन डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये? यस सर। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 6। जी इनवर्स मीन्स जनरलाइज्ड इनवर्स। तो 1 और 2 सही होगा। और 3? वन और सर टू तो वन और वन एंड थ्री। थ्री में सर, हम्म, थ्री में तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना, तो फर्स्ट कंडीशन तो यही है, ए जी है इक्वल टू ए, ये जनरलाइज्ड इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है, होता है ना? क्यों?
हाँ सर। पहली कंडीशन तो क्लियर है, करेक्ट है, ठीक है। हाँ सेकेंड कंडीशन में कह रहा है भाई एक्स इज नॉन सिंगुलर, देन एक्स दैट मीन्स जी इनवर्स इक्वल टू एक्स इनवर्स, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू होती है अगर मैट्रिक्स हमारी नॉन सिंगुलर है, तो उस केस में जी इनवर्स क्या हो जाता है, उस मैट्रिक्स के इनवर्स के इक्वल होता है। जैसे इसी केस में है, जब हम जी इनवर्स यहाँ पे निकालेंगे, तो जी इनवर्स अगर जी मैट्रिक्स ए हमारी नॉन सिंगुलर है, तो ये जी ए इनवर्स हो जाएगा। तो ये ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू ये रिजल्ट तब भी हमारा क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। क्लियर? सर, सेकेंड वाला तो मतलब सिंगुलर चाहिए होगा ना? हाँ, ये सिंगुलर, जब मैट्रिक्स सिंगुलर है तब हम जी इनवर्स का यूज कर रहे हैं ना। लेकिन वो कह रहा है भाई अगर एक्स क्या है, नॉन सिंगुलर है, तो उस केस में एक्स इनवर्स या एक्स जो जी इनवर्स एक्स एक्स डैश दैट इज जी इनवर्स ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स इनवर्स, क्या ये होगा? तो इसको आप यहाँ से यहीं से वेरीफाई कर सकते हो भाई, ए जी ए इक्वल टू ए है, कब है, यहाँ पे आप लिख सकते हो व्हेन डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ए इज सिंगुलर। अब ए नॉन सिंगुलर है, इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन जी मस्ट बी ए इनवर्स। अगर उस केस में जी ए इनवर्स है, तो ये इस केस में भी तो वैलिड रहेगा रिजल्ट, क्यों? हाँ सर। सेकेंड सर हाँ, तो अगर सेकेंड, ये सर अगर ये होता कि इफ एक्स इज नॉन सिंगुलर, देन एक्स इनवर्स इक्वल टू जी जी इनवर्स, इनवर्स। हाँ वो भी रहेगा, ठीक है। सर वो तो गलत होता ना सर, मतलब सर हमारा सिंगुलर में एक्स इनवर्स तो जी इनवर्स हो जाता है ना। हाँ, एक्स इनवर्स सिंगुलर के में, जगह हम। सिंगुलर में हम देखो बेटा, ऐसा ऐसा मैट्रिक्स फाइंड करते हैं जो इस कंडीशन को होल्ड करे। मैंने पहले ही बताया आपको, बल्कि एक क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किया था, वहां पे क्या हो सकते हैं, जी इनवर्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर, वो इक्वल नहीं है उसके साथ। हाँ, और नॉन थर्ड में देखिए, सिंगुलर। हाँ थर्ड में देखिए भाई, जी इनवर्स इज नीडेड, जी इनवर्स इज नीडेड व्हेन द कॉलम्स ऑफ एक्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो क्या ये ट्रू होगा? इससे डिपेंड होंगे हाँ तो सर। नहीं होगा। क्या होगा? सर फॉल्स होना चाहिए, आप क्लियर कर दीजिए। हाँ, अब ध्यान दीजिए, देखिए जब कॉलम्स डिपेंडेंट होंगे, तो उस केस में क्या होगा, रैंक रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और रैंक रिड्यूस होगी तो हमने देखा था भाई, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है या उस मैट्रिक जो मॉडल है वो फुल रैंक का नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जी इनवर्स यूज करते हैं, ठीक है। जब एक्स हमारा, यस। जब मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है, तो इस केस में मॉडल हमारा फुल रैंक मॉडल है। लेकिन जब रैंक, एक ही रैंक क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब एक ही रैंक रिड्यूस कब होगी, जब या तो नॉन सिंगुलर हो या उसके जो कॉलम्स हैं या रोज हैं वो क्या हो, लीनियरली डिपेंडेंट हो। ये मैंने शायद आपको एग्जांपल से बताया भी था, जैसे एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, 4 सॉरी 2 4 एंड 6, ठीक है। तो इस केस में आप देखोगे भाई, ये मैट्रिक्स ऑर्डर इसका 3 क्रॉस 3 का है, ठीक है। लेकिन ये इसकी रैंक क्या होगी, इसकी रैंक हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो आप देख रहे हैं, दो रो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो उसका क्वेश्चन यही है भाई, जब कॉलम्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तब हमें क्या चाहिए होगा, जी इनवर्स चाहिए होगा इन इंस्टेड ऑफ ए इनवर्स। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा इस केस में, करेक्ट होगा। जी इनवर्स विल बी नीडेड व्हेन द कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स एक्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर? उस केस में जो लीनियर मॉडल होगा वो फुल रैंक का नहीं रहेगा, उसकी रैंक क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। समझ में आ गया? यस सर। हाँ, देन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्या होगा इसका आंसर।
1 2 3 सर डी होगा। डी से 1 2 3 तीनों तरफ होगा। नहीं अब देखो वो 2, 2 और हाँ 3 होगा सर। 2 और 3 2, 2 हाँ 3 2 और 3 तो करेक्ट है। अभी जब हमने गॉस मार्कोव थ्योरम देखा तो वहां पर ये क्लियरली हमें गिवन था भाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0 एंड वेरिएंस ऑफ ई वेक्टर शुड बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर आई। ठीक है, ये थ्योरम में स्टेटमेंट है। थ्योरम में कहीं ये नहीं कहा गया कि भाई एक्स के जो मैट्रिक्स ए है या एक्स मैट्रिक्स है वो फुल रैंक की होनी चाहिए। और हम दोनों केस पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने जब एक्स फुल रैंक का था तो उस केस में भी वेरिएंस कैलकुलेट किया, जब एक्स की रैंक रिड्यूस हो गई या वो मैट्रिक्स सिंगुलर हो गई तो उस केस में भी हम उसका वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो गॉस मार्कोव थ्योरम जनरली क्या कहती है, वो कहती है भाई जो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स होंगे, ठीक, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स आर बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, ये थ्योरम कहती है। तो ये जो भी मॉडल सेटिस्फाई करेगा दैट मॉडल विल बी आवर गॉस मार्कोव मॉडल। ठीक, तो गॉस मार्कोव मॉडल क्या हो सकता है, मैट्रिक्स वो फुल रैंक मॉडल भी हो सकता है और रिड्यूस्ड रैंक मॉडल भी हो सकता है। क्लियर, तो जो इसेंशियल कंडीशन है गॉस मार्कोव मॉडल की वो 2 और 3 है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड वेरिएंस ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर आई। तो यहाँ पर ये 2 एंड 3 ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन। क्लियर। Yes. हाँ, अब एक क्वेश्चन और ये है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर मॉडल गिवन है, उसमें एक अननोन टर्म्स इंट्रोड्यूस की हुई है और आपसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट द बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर्स ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2 आर अनकोरिलेटेड, ये पूछा है। कर सकते हैं सर। ए मैट्रिक्स निकाल के और ए हाँ, इनवर्स निकाल के सिंपली आपको, वैल्यूज हाँ निकाल आप, के हाँ आपको मैंने रिजल्ट नोट कराया होगा, कोवेरिएंस बिटवीन लैम्डा डैश बीटा वेक्टर एंड म्यू डैश बीटा वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर म्यू डैश वेक्टर ए डैश ए इनवर्स और सॉरी इंटू लैम्डा वेक्टर और सिग्मा स्क्वायर लैम्डा डैश वेक्टर ए डैश ए होल इनवर्स इंटू म्यू वेक्टर। ठीक है, इस तरह से हम कोवेरिएंस निकाल सकते हैं। यहाँ पे लैम्डा डैश बीटा वेक्टर और म्यू डैश बीटा वेक्टर ये क्या है, दो एस्टिमेटर्स हैं। अब यहाँ पे ये बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर कह रहा है बीटा 1 एंड बीटा 2, तो सिंपली ये लैम्डा डैश वेक्टर भी 1 है, दिस इज 1 एंड म्यू डैश वेक्टर भी 1 है। तो सिंपली जो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो एक्चुअल में वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हो, वेरिएंस डिस्पर्जन मैट्रिक्स आप कैलकुलेट कर रहे हो एस्टिमेट्स की। तो वो डिस्पर्जन मैट्रिक्स इस केस में क्या होगी, सिग्मा स्क्वायर ए डैश ए होल इनवर्स होगी। ठीक है, तो और ये भी रिजल्ट आपको पता है भाई, ए डैश ए होल इनवर्स जो होगा इसके डायगोनल टर्म्स वेरिएंस टर्म्स होंगी और ऑफ डायगोनल टर्म्स कोवेरिएंस टर्म्स होंगी। क्लियर, इतना समझ में आता है। यस सर। ये हमने पीछे की क्लासेज में डिस्कस किया था ना, दिस इज आवर डिस्पर्जन मैट्रिक्स और वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, इसके डायगोनल टर्म्स वेरिएंस होंगे, ऑफ डायगोनल टर्म्स कोवेरिएंस होंगे। तो हमें क्या करना है, यही मैट्रिक्स यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सिंपली हमें मॉडल गिवन है, तो मॉडल में हम ए मैट्रिक्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ए मैट्रिक्स आप निकालोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2 1 1 -1 1 एंड अल्फा। और ए डैश आप निकालोगे तो ये 2 1 1 1 -1 अल्फा। और ए डैश ए आप निकाल लोगे तो ए डैश ए कितना आ जाएगा, 4 सर 5। 4 + 1 5 होगा। 4 + 1 5 + 1 6 होगा ना ये, क्यों। हाँ हाँ सर, उल्टा हाँ। हाँ 6, और ये कितना होगा
1 प्लस अल्फा, 1 plus alpha, 1 1 प्लस plus अल्फा एंड alpha. 2 प्लस अल्फा। ठीक है, तो ए डैश ए इनवर्स निकालोगे तो अब आपको पता है भाई जो ए डैश ए इनवर्स होगा उसमें हमें क्या करना है, जो ऑफ डायगोनल टर्म्स हैं ये मैट्रिक्स टू क्रॉस टू की है। ठीक है, तो हमें पता है भाई उसमें हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स के जो ऑफ डायगोनल टर्म्स हैं इन्हें नेगेटिव साइन देना है और इन ऑफ डायगोनल टर्म्स को इंटरचेंज करना है और इसके डिटर्मिनेंट से यहाँ पर डिवाइड कर देना है। यही करना है, क्यों? यही ए डैश ए इनवर्स हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो भाई जो हमें क्या देखना था, हमें ऑफ डायगोनल टर्म्स देखना है ना, हमें देखना है भाई ये जीरो कब होगा, क्योंकि ये पूछा गया है भाई आर अनकोरिलेटेड। अनकोरिलेटेड का मतलब है कोवेरियंस टर्म क्या होनी चाहिए मैट्रिक्स में, जीरो होनी चाहिए। और ऑफ डायगोनल टर्म्स का स्ट्रक्चर हमें पता है इस तरह की फॉर्म में है। तो ये क्या है भाई, इस ये बीटा वन बीटा टू अनकोरिलेटेड होने के लिए ऑफ डायगोनल टर्म्स क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, यानी वन माइनस अल्फा अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश ए इक्वल टू जीरो। ये जीरो होना चाहिए, क्यों? Yes, sir. Do हाँ सर। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, minus. -1। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये समझ में आया सबको कैसे सॉल्व किया मैंने? हाँ सर। आप चाहो तो यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट आप निकालोगे तो ये कितना आएगा, 12 प्लस 6 अल्फा माइनस ये स्क्वायर आ जाएगा। ये कल कल लोगे ना, इसे समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है? डिटर्मिनेंट की कोई जरूरत तो नहीं है। हाँ, जरूरत नहीं है ना, वही मैं कह रहा हूँ कि सीधे यहाँ पे ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सर। हाँ। और भी हाँ, एक क्वेश्चन और दिख रहा है नीचे। इसका बताओ ये क्या होगा, इसका क्या आंसर हो सकता है? वही गॉस मार्कोव लीनियर मॉडल हमें गिवन है, तो उसमें दो कंडीशन है, इफ अल्फा वन अल्फा टू अल्फा पी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट then Gauss Markov linear model will be of full rank, and second if all the parameters are fixed then model is called a fixed effect model। फिर ये पूछा गया कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन से करेक्ट है? सर One सी is ऑप्शन। both true. हम्म? Both सर are true. दोनों। हाँ, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक्स जब हम डिस्कस कर हाँ रहे थे गॉस मार्कोव लीनियर मॉडल में तो वहाँ पे हमने देखा था भाई जो पैरामीटर्स अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो उस केस में वो मॉडल क्या होगा, फुल रैंक मॉडल होगा। फिर हमने आगे इसको अनोवा से रिलेट किया था, हमने देखा था भाई अगर पैरामीटर सारे फिक्स्ड हैं तो उस केस में जो मॉडल होगा वो फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल कहलाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। तो ये तो था लीनियर एस्टिमेशन थ्योरी, इसके कुछ कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए। तो मेनली आपको क्वेश्चन में एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है भाई व्हाट इज लीनियर मॉडल, और इसको उसका डिस्क्रिप्शन पूछा जा सकता है आपसे, उसे डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि भाई बीटा के वेक्टर के ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स कैसे फाइंड करेंगे, क्या मेथड होगा। तो वो सिंपली आप लीस्ट स्क्वायर मेथड जो हमने डिस्कस किया था जिसमें ई डैश ई वेक्टर को हम बीटा वेक्टर के टर्म्स में डिफरेंशिएट करके नॉर्मल इक्वेशन डेवलप करते हैं और वहाँ से बीटा वेक्टर कैप हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से फिर आपको गॉस मार्कोव थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, और बाकी अगर यस सर। कंपटीशन वगैरह आप देख रहे हैं तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? हाँ सर।